लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम लोगों ने सीलिया और फ्लैजिला के बारे में थोड़ा पढ़ा था और उसमें 3 ही 4 मेन इंपॉर्टेंट सवाल थे। जैसे सीलिया और फ्लैजिला में कोर पाया जाएगा और कोर को एक्सोनीम कहेंगे और एक्सोनीम में बहुत सारे माइक्रो टिब्यूल होंगे और माइक्रो टिब्यूल का अरेंजमेंट 9+2 होगा। 9+2 का मतलब 9 पेरिफेरल होंगे, वो भी डबलेट के फॉर्म में होंगे, और 2 क्या होंगे? सेंट्रल, और वो भी कैसे? सिंगलेट के फॉर्म में होंगे। ठीक है, 9+2 तो टोटल कितने माइक्रोटिब्यूल? टोटल 20 माइक्रोटिब्यूल। सीलिया हो या फ्लैजिला कहाँ से इमर्ज आउट होता है? तो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, नाम क्या था? बेसल बॉडी। ठीक है, या बेसल ग्रेन्यूल भी कह सकते हो। फिर हम लोगों ने सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम पढ़ा था। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम में गिनती के सवाल थे। जैसे पहला सवाल, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम किस में पाया जाएगा? तो एनिमल्स में। और किस में नहीं पाया जाएगा? मोस्ट ऑफ प्लांट में। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है जिसमें पाया जाता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास। फिर सवाल यह था कि किसी सेंट्रोसोम में क्या होता है? तो उसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं। क्या होते हैं? 2 सेंट्रियोल। और दोनों सेंट्रियोल के बाहर बाहर एक मटेरियल होता है। नाम बोल नहीं रहे तुम लोग? पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, एमार्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। एक और क्वेश्चन, सेंट्रियोल में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? कार्टव्हील ऑर्गेनाइजेशन। और कार्टव्हील ऑर्गेनाइजेशन की खास बात है कि सेंटर में प्रोटीनेशियस हब और किनारे किनारे पेरिफेरल ट्रिपलेट था। एक में 3 थे, तो टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल थे? टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल थे। 9+0 अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट था? 9+0। एक और क्वेश्चन था कि सेंट्रियोल बनाता क्या है, उसका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन में 2 फंक्शन वहां लिखे हैं। एक क्या था? बेसल बॉडी बनाएगा, किसका? सीलिया और फ्लैजिला। और दूसरा स्पिंडल फाइबर बनाएगा, उससे स्पिंडल अपरेटस बन जाएगा और उससे सेल डिवीजन होगा। किसमें? एनिमल सेल में। उसके बाद क्या था? फिर हम लोगों ने न्यूक्लियस को डिस्क्राइब या डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। कब किया? 1831 में किया। लेकिन उसके बाद का मटेरियल किसने स्टेन किया? फ्लेमिंग ने। और मटेरियल को क्या नाम दिया था? हाँ, मटेरियल को स्टेन किससे किया था और क्या नाम दिया था? है क्रोमैटिन। ठीक है। फिर किसी न्यूक्लियस के पहले एक शब्द लिखा था इंटरफेज। इंटरफेज न्यूक्लियस, इसका क्या मतलब होता है? ऐसा न्यूक्लियस जिस सेल में अभी डिवीजन ना हो रहा हो। ठीक है। उसकी खास बात क्या थी? तो न्यूक्लियस में 4 चीजें थी। एक न्यूक्लियर एनवेलप था, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म था, तीसरा न्यूक्लियोलाई था और चौथा क्रोमैटिन। यही 4 चीजें थी। एनवेलप को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे थे, तब क्या पता चला था कि 2 पैरेलल लेयर पाई जाती हैं। क्या नाम था? आउटर और इनर मेम्ब्रेन। स्पेस कितना था? कितना? 10 to 15 क्या? नैनोमीटर। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किसके कंटिन्यूएशन में है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आउटर मेम्ब्रेन और ईआर पर क्या पाया जाएगा? राइबोसोम। कौन सा? एटीएस। अच्छा, एक और खास बात, अंदर बीच बीच में क्या था? न्यूक्लियर पोर थे। और न्यूक्लियर पोर किसको अलाउ करते थे या किसका पैसेज था? आरएनए और किसका नहीं था? डीएनए का पैसेज नहीं था। ये क्वेश्चन याद रखना है। फिर ये था कि अंदर जो कंटेंट है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसमें 2 चीजें मिलती थी। क्या? एक था न्यूक्लियोलाई और एक था क्या? क्रोमैटिन। ये हम लोग को आज पढ़ना है। 2-3 क्वेश्चन और थे। किसी सेल में कितने न्यूक्लियस होंगे?
या तो एक, या तो एक से ज्यादा। एक से ज्यादा के दो एग्जाम्पल है। एक कौन सा है? पैरामीशियम। और एक कौन सा है? पैरामीशियम के अलावा दो तीन एग्जाम्पल और थे, जैसे डाई कैरियाना फंजाई, ठीक है, म्यूकर राइजोपस, और जैसे स्केलेटल मसल, ये सब मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, सेल में न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? तो हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। लेकिन कौन सी यूकैरियोटिक मैच्योर सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है? दो नाम दोगे, कौन से? एक दोगे इरिथ्रोसाइट ऑफ मैमल, और एक स्यूप ट्यूब ऑफ वैस्कुलर प्लांट, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर रिवाइज कर लिया है। अब हम लोग को दो चीजें पढ़नी है। एक तो हमको न्यूक्लियोलस पढ़ना है, फिर क्रोमैटिन पढ़ना है, फिर थोड़ा सा क्रोमोसोम पढ़ना है। तो शुरू किया जाए। हेडिंग डालिए न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई। जो डायग्राम बना रहा हूं और जो लिख रहा हूं, पहले उसे लिख लो, फिर बताता हूं।
न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई, दो नाम नहीं है। अगर एक होता है तो न्यूक्लियोलस कहते हैं, अगर एक से ज़्यादा होते हैं तो न्यूक्लियोलाई कहते हैं। तो चाहे न्यूक्लियोलस कहो चाहे न्यूक्लियोलाई, बात एक ही है। क्या होता है, ये मान लेते हैं किसी सेल का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर एक या एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडीज पाई जाती हैं। और कहाँ प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियोप्लाज्म में। एक या एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडीज जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं उन्हीं को कहते हैं न्यूक्लियोलस, या ढेर सारी को न्यूक्लियोलाई। एक क्वेश्चन। दूसरी खास बात यह है, जैसे मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है और ये मान लेते हैं कि न्यूक्लियोलाई है या न्यूक्लियोलस कहते हो। यहां बताओ क्या होगा, इस जगह होगा न्यूक्लियोप्लाज्म और ये है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस के बीच मेम्ब्रेन नहीं है, इस नाते न्यूक्लियोलस का जो कंटेंट होगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म के कंटिन्यूएशन में होगा। अच्छा, अगर यहाँ मेम्ब्रेन होती ऐसे तो न्यूक्लियोलस के अंदर का कंटेंट और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों क्या होते, अलग अलग होते। लेकिन यहाँ कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अब मेम्ब्रेन नहीं है तो, अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो होगा क्या, इसके अंदर का जो भी कंटेंट होगा वो किससे जुड़ा रहेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये पॉइंट टिक कर लीजिए, कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस कंटिन्यू है किससे, न्यूक्लियोप्लाज्म से। क्यों, तो ये एसर्शन रीजन में आ जाएगा सवाल। क्यों, तो आंसर देंगे न्यूक्लियोलस नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। चूंकि न्यूक्लियोलस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इस नाते न्यूक्लियोलस का कंटेंट न्यूक्लियोप्लाज्म के कंटिन्यूएशन। तो यहाँ एक एसर्शन है, उसका रीजन। एसर्शन सुने, कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस कंटिन्यू विद न्यूक्लियोप्लाज्म, ये एसर्शन। रीजन, तो रीजन यही है, न्यूक्लियोलस नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। कंसेप्ट क्लियर। फिर देखो सवाल है कि ये न्यूक्लियोलस करेगा क्या, यहाँ क्या होता होगा। तो यहाँ वास्तव में बनते हैं राइबोसोमल आरएनए। क्या बनता है, राइबोसोम। ये बहुत बार सवाल एग्जाम में आ चुका है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है, तो आंसर देंगे क्या, न्यूक्लियोलस। अच्छा, अगर न्यूक्लियोलस ना मिले तो साइटोप्लाज्म कर देंगे, नहीं नहीं नहीं। अगर क्वेश्चन पूछे राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनता है, तो आपने कहा न्यूक्लियोलस में, लेकिन ऑप्शन में ना हो तब, अरे तो न्यूक्लियस आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियस। अच्छा चलो ये बताओ, टीआरएनए और एमआरएनए कहाँ बनता है, ये भी तो बनते होंगे, नहीं बनते होंगे, ये कहाँ बनते हैं भाई। आपको क्या लगता है एग्जामिनर को उतना पूछेगा जितना लिखा, ऐसा नहीं है। ये लिखा है राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनता है, तो आप तुरंत कहोगे कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है, बात खत्म। लेकिन अगर कहीं टीआरएनए और एमआरएनए पूछ लेगा तब क्या करोगे, तो आंसर दीजिएगा न्यूक्लियस। कहां पर, बढ़ाओ बेटा एक लाइन, ये स्टार करके एक लाइन बढ़ा लो। राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस। लेकिन एमआरएनए टीआरएनए भी तो बनेगा, तो कहाँ कहोगे, तो आंसर देंगे क्या, न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस भी ना मिले तो न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा। तो अगर न्यूक्लियस ना मिले तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक।
अच्छा सवाल ये है, ये बताओ यहाँ राइबोसोमल आरएनए बनता क्यों है? तो राइबोसोमल आरएनए का भविष्य देखिए क्या है। राइबोसोमल आरएनए से भविष्य में क्या बनेगा? भविष्य में बनेगा राइबोसोम, और राइबोसोम से क्या होगा? क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब ये है कि ये मान लेते हैं कोई सेल है, उस सेल का न्यूक्लियस है और उसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियोलाई हैं। तो किसी सेल के अंदर अगर ढेर सारे न्यूक्लियोलाई हैं, इसका मतलब है कि उसमें ढेर सारे क्या बन जाएंगे? राइबोसोमल आरएनए। इसका मतलब उसमें ढेर सारी क्या बनेगी? तो ये आया हुआ सवाल है। अगर किसी सेल में बड़े बड़े और न्यूमरस मतलब ढेर सारे क्या हैं? न्यूक्लियोलाई हैं, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि सेल एक्टिव पार्टिसिपेट कर रही किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। 5 क्वेश्चन है, वही 5 पूछे जाएंगे। पहला, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई क्या है? तो कहोगे स्फेरिकल बॉडी है, कहाँ? न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर दूसरा, कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस कंटिन्यू है, किससे? क्यों? नॉट बाउंडेड बाय एनी। तो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। तो नॉन मेम्ब्रेनस में या तो आप राइबोसोम बताओगे या तो क्या बताओगे? न्यूक्लियोलस। ठीक है, और भी मिलेंगे, सेंट्रोसोम वगैरह भी मिल जाएंगे, सेंट्रियोल भी मिल जाएगा। ये वो जगह है जहाँ क्या बनता है? राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए बनने का मतलब राइबोसोम बन जाएगा। फिर मतलब इसका मतलब अगर किसी सेल में लार्ज और न्यूमरस न्यूक्लियोलाई हैं, इसका मतलब ही क्या है? कि सेल एक्टिव पार्टिसिपेट कर रही किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में। हाँ, अगर आरएनए पूछेगा तब तो आप ये लगाओगे, लेकिन कहीं टीआरएनए या एमआरएनए पूछ लिया तब क्या करोगे? तो आंसर दीजिएगा न्यूक्लियस, या क्या दोगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। चलो पढ़ डालो नोट से, नोट से एक बार पढ़ो बेटा। देखो लिखा है, न्यूक्लियोलाई आर spherical structure present in content of nucleolus continue with nucleoplasm। क्यों? नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोलस जगह है किसकी? आते अगर लार्ज और न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आएंगी, इसका मतलब सेल क्या कर रही है? प्रोटीन सिंथेसिस। अब हम लोगों को 2-3 क्वेश्चन क्रोमैटिन के बारे में पढ़ना है। हेडिंग डालिए क्रोमैटिन, हेडिंग डालिए क्रोमैटिन। हाँ भाई आओ से बैठ जाओ, बैठ जाओ। हेडिंग डालिए क्रोमैटिन, और एक छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं, पहले वो बना लीजिए फिर एक्सप्लेन करते हैं।
बन गया बेटा। शुरू करें। देखिए सबका लिख गया। मान लेते हैं कि ये कोई सेल है जो अभी डिवाइड नहीं कर रही है, नॉन डिवाइडिंग फेज में है। तो अगर नॉन डिवाइडिंग में होगी तो सेल के अंदर क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का नाम क्या होगा? इंटरफेज न्यूक्लियस। और उसी के अंदर क्या पाया जाएगा? क्रोमैटिन। तो पहला सवाल तो ये है कि क्रोमैटिन है क्या? तो वास्तव में क्रोमैटिन एक नेटवर्क है। किसका? न्यूक्लियो प्रोटीन के फाइबर का। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर का जो नेटवर्क है वो हाईली एक्सटेंडेड, फैला हुआ, इलाबोरेटेड नेटवर्क होता है। इसको ये भी कह सकते हो लूज इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। चाहे आप ये कहो चाहे ये कहो, बात एक ही है। किसी इंटरफेज न्यूक्लियस के अंदर एक नेटवर्क पाया जाता है। नेटवर्क का ही नाम क्या है? क्रोमैटिन। क्रोमा का मतलब होता है कलर और टिन का मतलब होता है नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जिसके ऊपर कलर स्टेन हो जाए उसी का नाम क्या कहोगे? क्रोमैटिन। लेकिन समय बदलेगा, कल को ये सेल किस फेज में चली जाएगी? डिवीजन फेज में। अगर ये सेल डिवीजन फेज में जाएगी तो दो बदलाव होंगे। एक तो न्यूक्लियस क्या कर जाएगा? डिसअपीयर। न्यूक्लियस और उसकी मेम्ब्रेन दोनों गायब हो जाएंगे। लेकिन उसके अंदर जो क्रोमैटिन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसका मतलब क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? एपियर। तो न्यूक्लियस डिसअपीयर और क्रोमोसोम एपियर। ऐसा जादू हुआ तो देखो क्या हुआ है। क्रोमैटिन ही किस में कन्वर्ट होगा? किस प्रोसेस से? तो आंसर देंगे क्या? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। कल को मान लेते हैं डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से ये क्रोमोसोम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्रोसेस का नाम डीकंडेंसेशन। क्या हो जाएगा? डीकंडेंसेशन। तो जरा बढ़ा लो बेटा। अगर क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बना है तो क्या कहोगे? कंडेंसेशन। और क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बना है तो डीकंडेंसेशन। तो अगर सेल डिवाइड नहीं कर रही है तो होगा क्रोमैटिन, उसको डिवीजन करना है तो क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन। और क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। और कल को डिवीजन खत्म भी तो हो जाएगा। जब डिवीजन खत्म हो जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा? डीकंडेंसेशन। तो ऐसे ही चलेगा, कभी होगा कंडेंसेशन और कभी होगा डीकंडेंसेशन। सेल डिवाइड करना चाहती है तो कंडेंसेशन कर लेगी, सेल डिवीजन खत्म करना चाहती है तो डीकंडेंसेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और, क्रोमोसोम हमको कब दिखाई पड़ेंगे? कब दिखाई पड़ेंगे? और क्रोमैटिन हमको कब दिखाई पड़ेगा? तो ऐसी कोई आंख बनी नहीं है जो दोनों चीजें देख सके। आप एक ही सेल में क्रोमोसोम भी देख लो और उसी में क्रोमैटिन। सिद्धार्थ, क्या क्रोमैटिन और क्रोमोसोम दोनों एक साथ देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। क्रोमैटिन दिखाई पड़ेगा तो क्या नहीं दिखाई पड़ेगा? क्रोमोसोम। और अगर क्रोमोसोम दिख रहा है तो क्रोमैटिन नहीं दिखाई पड़ेगा। दोनों एक साथ दिखाई नहीं पड़ सकते। अब असली सवाल ये है कि क्रोमैटिन है क्या? तो अभी मैंने बताया ये क्या है?
न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर है। तो देखो इसका क्या मतलब है। क्रोमैटिन वास्तव में क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है? फाइबर। अब देखो इसमें न्यूक्लियो अलग कर दो, प्रोटीन अलग कर दो। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। तो जानते हो क्या हुआ है, न्यूक्लिक एसिड में जोड़ दिया जाए क्या, प्रोटीन, तो बनेगा क्या, और उसी के फाइबर का जो नेटवर्क होगा ऐसे ऐसे, उसी का नाम क्या होगा, उसी का नाम क्रोमैटिन। कोई दिक्कत? और देखो न्यूक्लिक एसिड के नाम पर यहां क्या होगा, तो न्यूक्लिक एसिड के नाम पर डीएनए होगा, आरएनए, और प्रोटीन के नाम पर क्या होगा, तो प्रोटीन के नाम पर दो प्रोटीन होंगी। कौन सी? हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। बताओ बेटा कौन कौन सी प्रोटीन होगी? हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों चीज इसमें जोड़ दी जाए तो क्या बनेगा, क्रोमैटिन। तो हमको आराम से बताओ क्रोमैटिन में क्या क्या है। तो क्रोमैटिन में है डीएनए, और क्या है, और क्या है, हिस्टोन, और क्या है, नॉन हिस्टोन। एक और क्वेश्चन, क्रोमैटिन में जो डीएनए है, क्रोमैटिन में जो डीएनए है वो कितना लंबा है? तो एनसीईआरटी में दिया है कि लगभग लगभग अबाउट 2 मीटर। एग्जैक्ट वैल्यू है 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए इन ह्यूमन इधर देखिए, मान लेते हैं ये सेल है और ये 2n सेल है। 2n को तो डिप्लॉइड कहते हो। तो इसके अंदर जो डीएनए होगा वो कितना होगा, 2.2 मीटर। ये डिप्लॉइड है, कल को ये सेल कैसी हो जाए, हेप्लॉइड हो जाए, कैसी, n हो जाए। तो जरा बताओ इसमें डीएनए कितना होगा। तो भैया 2n में 2.2 मीटर है तो n में कितना हो जाएगा, 1.1 मीटर। ये नीट में दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। एक अभी लिखने टाइम देंगे। एक सामान्य डिप्लॉयड सेल, ये कैसी सेल है बेटा, और ये कैसी है? अच्छा, डिप्लॉयड सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम कितने होंगे? अगर कल को क्रोमोसोम बनेंगे कितने बनेंगे, तो कितने बनेंगे, 46 क्रोमोसोम। तो काम की बात सुनो, ये जो 2.2 मीटर डीएनए है इसी से तो बनेंगे ये, कि कहीं और चीज से बनेंगे? किसी डिप्लॉयड सेल में जो 2.2 मीटर लंबा डीएनए है या 2 मीटर लंबा डीएनए है, यह बनाएगा, क्या बनाएगा, 46 क्रोमोसोम। अब चाहे 46 कहो चाहे, बात तो एक ही है ना। तो हमारे 23 पेयर क्रोमोसोम में कितना लंबा डीएनए है, 2.2। लेकिन जब गैमीट बनेगा तब तो गैमीट तो n हो जाएगा ना। तो जब गैमीट n हो जाएगा तो क्रोमोसोम की संख्या भी तो आधी हो जाएगी। तो यहाँ कितने क्रोमोसोम होंगे, तो यहाँ अगर 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ 23 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो फिर से सुन लेते हैं, क्रोमैटिन न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर है। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन।
न्यूक्लिक एसिड के नाम पे डीएनए और आरएनए, प्रोटीन के नाम पे हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। तो है क्या, डीएनए भी है, आरएनए भी है, हिस्टोन भी है और नॉन। यहाँ डीएनए कितना लंबा है, 2 मीटर या एग्जैक्ट वैल्यू 2.2 मीटर, लेकिन किसमें, डिप्लॉयड सेल का मतलब 2n में है। अगर डिप्लॉयड है तो डीएनए 2.2 मीटर है, अगर हैप्लॉयड होगा तो डीएनए 1 डिप्लॉयड है तो क्रोमोसोम 46 होंगे, और अगर हैप्लॉयड है तो क्रोमोसोम 23। तो इसी 2.2 मीटर लंबे डीएनए से कितने क्रोमोसोम बनेंगे, तो आंसर हम क्या देंगे, लगभग लगभग 46 क्रोमोसोम। लिखो, लिखिए बेटा, छोटा तो नहीं। देखो बेटा, इधर देखो, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन क्या है, तो कहोगे हाईली एक्सटेंडेड इलाबोरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर इंटरफेज न्यूक्लियस क्या है में होता है लूज और इनडिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंक्ट का मतलब ऐसी कोई चीज जो स्पष्ट नजर ना आए, डिस्टिंक्ट का मतलब स्पष्ट, और इनडिस्टिंक्ट का मतलब स्पष्ट नजर ना आए। इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क किसका, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कहते क्या है, क्रोमैटिन। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेज ऑफ सेल डिवीजन, सेल में क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर, नाम क्या, क्रोमोसोम, किसकी जगह मिलेगा, क्यों, क्रोमैटिन कंडेंस हो जाएगी और क्या बना लेगी, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। क्रोमैटिन में होगा क्या, क्रोमैटिन में होगा डीएनए, कुछ बेसिक प्रोटीन, कौन सी, हिस्टोन और कौन सी, नॉन हिस्टोन। वहां बेटा जरा बेसिक प्रोटीन बढ़ा दीजिए, जो लिखे थे पीछे, जहां प्रोटीन लिखे थे उसके ब्रैकेट में बेसिक कर दीजिए। यहां यहां ठीक, बेसिक प्रोटीन कौन सी थी बेटा, हिस्टोन भी थी, और साथ में क्या था, आरएनए था। एक सिंगल ह्यूमन सेल में लगभग लगभग कितना, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 2.2 मीटर है, एग्जैक्ट मैंने लिख दिया है। ये कितने क्रोमोसोम में है, 46 या 23। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्रोमोसोम। तो चलो क्रोमोसोम पढ़ लेते हैं। क्रोमोसोम एक रटने वाला सवाल है, लिख लीजिए। टर्म क्रोमोसोम किसने दिया, वाल्डेयर, पढ़ा लीजिए। अब देखो जरा इधर, पहला सवाल यह है कि क्रोमोसोम है क्या, एक लाइन में क्या बताओगे, तो कहोगे ये वास्तव में कंडेंस क्रोमैटिन ही तो है। क्रोमैटिन कंडेंस हुआ, क्या बन गया, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या है, लिखते चलेंगे, ये है कंडेंस
क्रोमेटिन। और बनता कब है बेटा? कब बनता है? डिवाइडिंग फेज में बनता है। एक दो क्वेश्चन बिल्कुल स्पष्ट है। फिर सवाल यह है कि कोई भी क्रोमोसोम हो, कोई भी क्रोमोसोम हो, उसके कुछ स्ट्रक्चर हैं। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, वो डायग्राम बना लीजिए, फिर बताता हूं। देखें क्या है, होता क्या है कि किसी एक टिपिकल क्रोमोसोम में पाई जाती हैं दो क्रोमेटिड। हम दो क्रोमेटिड कहें या दो आर्म, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, लेकिन दोनों क्रोमेटिड को आपस में बांध के भी तो रखना है।
तो दोनों क्रोमेटिड को आपस में होल्ड करना है। ये काम कौन करेगा? सेंट्रोमियर। तो किसी क्रोमोसोम में क्या मिलेगा? सेंट्रोमियर, जिसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, ईच क्रोमोसोम हैज क्या? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर दैट होल्ड टुगेदर क्या? दो क्रोमेटिड। तो पलट के पढ़ लीजिए, क्रोमोसोम में पाए जाते हैं दो क्रोमेटिड या दो आर्म, और दोनों आपस में होल्ड होते हैं किसके द्वारा? सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। एक क्वेश्चन। दूसरा, ये सेंट्रोमियर है, इसके इस साइड में और इस साइड में डिस्क शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? काइनेटोकोर। सेल डिवीजन में इसका महत्व आपको समझ में आएगा। सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है? इधर देखो, ऐसे क्रोमोसोम होता है। ये क्रोमोसोम है, ये उसका सेंट्रोमियर है, ये यहाँ एक सेंट्रियोल, ये यहाँ सेंट्रियोल, ये स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं ऐसे। तो सेल डिवीजन के दौरान जो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं वो कहाँ अटैच होते हैं? तो ये कई बार नीट में पूछा जा चुका है। नीट लिख लीजिए, सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होते हैं? तो स्पिंडल फाइबर अटैच एट काइनेटोकोर। हाँ, अगर काइनेटोकोर ना मिले तब क्या कहोगे? तब सेंट्रोमियर कह दीजिएगा, बात खत्म। ठीक। तो एक जनरल बात यह है कि किसी क्रोमोसोम में क्या पाया जाएगा? दो क्रोमेटिड होंगे, और क्या पाया जाएगा? सेंट्रोमियर, और क्या पाया जाएगा? काइनेटोकोर। लेकिन कभी कभार, यहां तक बन गया, शुरू करें। ये सब नहीं बनाना है, ये सब नहीं बनाना है, ठीक। लेकिन कभी कभार देखो क्या होता है। इधर देखो, जैसे मान लेते ये क्रोमोसोम है, तो ऐसे क्रोमोसोम बना है ऐसे, और ये क्या है? ये है सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है। और इसको कहते क्या हैं? इसको कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और यह इसी का दूसरा नाम सेंट्रोमियर। लेकिन कभी कभार क्या होता है वो देखो जरा। तो कभी कभार स्थिति ऐसी हो जाती है, ये तो सामान्य वो जो स्ट्रक्चर बनाया वही मैंने बना दिया है, लेकिन कभी कभार ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब देखें क्या है हो। ये क्या है? ये बेटा क्या है? ये तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। एक नया कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाता है जिसे कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में एक अंतर होता है। अंतर देखो क्या होता है। ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ये स्टेनिंग होता है। स्टेनिंग का मतलब रंग चढ़ाएंगे तो इसके ऊपर रंग चढ़ेगा, लेकिन जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है वो नॉन स्टेनिंग होता है। और एक निश्चित जगह पर कांस्टेंट लोकेशन पर पाया जाता है। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में अंतर बताओ। ये वो है जहां क्या होगा? स्टेनिंग होगी, और ये वो है जहां स्टेनिंग नहीं होगी। ये कहाँ है? कांस्टेंट लोकेशन। इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो सभी क्रोमोसोम में मिलेगा? प्राइमरी की सेकेंडरी? तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन किसमें मिलेगा? नॉर्मल क्रोमोसोम में। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन किसमें मिलेगा?
फ्यू क्रोमोसोम में मिलेगा। एक क्वेश्चन, जिन क्रोमोसोम में सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन मिलेगा तो उसके बाद का एक रीजन भी तो बन जाएगा। ये स्मॉल रीजन बन गया है जिससे कहते हैं सैटेलाइट रीजन। क्या कहते हैं? सैटेलाइट रीजन। और इसी नाते इस क्रोमोसोम का नाम सैट क्रोमोसोम है। एक क्वेश्चन, ये कितने होते हैं? ये फ्यू क्रोमोसोम होते हैं। हम लोगों में, ह्यूमन में कितने होते हैं? तो केवल 5 पेयर। जानते हो कौन कौन से? 11, 12 और 13। देखो सही लिखा है, नोट्स में देखो। और 21 और 22 मिला बेटा नंबर। नंबर नहीं लिखा है? चलो नंबर याद रखना। 11, 12, 13 मिलेगा और 21 और 22 मिलेगा। कितने क्रोमोसोम है? केवल 5 क्रोमोसोम है। तो और ये क्या है? नॉर्मल क्रोमोसोम। तो सामान्य क्रोमोसोम और सैट क्रोमोसोम में क्या अंतर है? तो कहोगे ये नॉर्मल क्रोमोसोम में क्या मिलेगा? केवल प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन मिलेगा, जबकि सैट क्रोमोसोम में प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन के साथ क्या मिलेगा? सेकेंडरी। तो उसके ऊपर एक छोटा सा रीजन भी तो मिलेगा। इस छोटे रीजन का नाम सैटेलाइट रीजन और इस क्रोमोसोम का नाम सैट क्रोमोसोम। हमारे में कुल कितने हैं? केवल 5 पेयर। बनाओ। अच्छा, ये स्टेनिंग और नॉन स्टेनिंग कौन है? प्राइमरी है स्टेनिंग और सेकेंडरी है नॉन स्टेनिंग। सौरभ बेटा बनाओ, फिर से पढ़ा देते ग्राउंड भाई। ये 13, ये है 13, 14, 15 और 21 और 22। एक क्वेश्चन और है, बता दे। लिख लिया सब लोगों ने? अच्छा, इस जगह को क्या कहते हैं? इस जगह को ये क्या है? ये इसका नाम टीलोमियर है। तो टीलोमियर क्या है? टीलोमियर क्या है? शब्द लिख लेते बेटा, आगे बढ़े हम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टीलोमियर क्या है तो क्या बताओगे? तो कहोगे टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम। क्या कहोगे? टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम। एनसीईआरटी में दिया नहीं, लेकिन इसका एक क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मान लेते हैं क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, ये दोनों आपस में चिपके ना, स्टिक ना करें, इनके स्टिकनेस से आपस में ना चिपके, ये जिम्मेदारी किसकी है? इसी टीलोमियर है। तो प्रिवेंट एडहेशन, ये अच्छा सवाल है। प्रिवेंट एडहेशन ऑफ क्रोमोसोम। बस 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया नहीं है।
बढ़ा लो। बन गया। अब सिर्फ आखिरी सवाल ये बचा है कि किसी एक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पाया जाएगा, वो सेंटर में होगा या सेंटर से दूर होगा, उस हिसाब से टाइप ऑफ क्रोमोसोम बनते। इसमें सबने लिख लिया तो आगे बढ़े बढ़े। देखो तो अभी है टाइप ऑफ क्रोमोसोम। और जानते हो किस आधार पर? ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम कितने प्रकार के हैं? तो क्रोमोसोम 4 प्रकार के हैं, नाम बताओ। मेटा सेंट्रिक, सब मेटा सेंट्रिक, फिर एक्रोसेंट्रिक और टेरोसेंट्रिक। इतना लिखो पहले। किस आधार पर है बेटा? सेंट्रोमियर की पोजीशन। अब देखो सेंट्रोमियर की पोजीशन से क्रोमोसोम का नाम कैसे बदलता है, क्या लिखते हैं, वो डायग्राम से ही आपको समझ में आएगा। लिख लिया? कौन कौन से हैं? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रो और टीलो। अब डायग्राम बनाएंगे, वो डायग्राम बना लीजिए, बस अपने आप समझ में आ जाएगा अभी। आगे बढ़े। डायग्राम बना रहा हूं, बना लीजिए। इधर लिखेंगे
देखो होता क्या है, जैसे मान लेते ये क्रोमोसोम है, तो ये क्या है, ये तो आर्म है। तो होता ये है कि किसी क्रोमोसोम में अगर सेंटर में सेंट्रोमियर मिल गया, सेंट्रोमियर, अगर किसी क्रोमोसोम के सेंटर में सेंट्रोमियर मिल गया, तो जितनी बड़ी आर्म ये होगी उतनी ही बड़ी आर्म ये होगी। इसका मतलब है कि सेंट्रोमियर अगर मिडिल में या सेंटर में है तो दो क्या बन जाएंगी, इक्वल आर्म बन जाएगी। जितनी बड़ी ये आर्म उतनी ही बड़ी ये आर्म। अगर ऐसे क्रोमोसोम को चलाया जाए, इधर देखो, ये है सेंट्रोमियर और ये है आर्म और ये है फाइबर। अगर फाइबर उधर की तरफ खींच रहा है तो जैसे हाथ पीछे होंगे ऐसे हो जाएगा। तो जितना बड़ा ये आर्म उतना बड़ा ये आर्म। तो बताओ कौन सा शेप बना है, तो शेप कैसा हो जाएगा, वी शेप। ऐसा क्रोमोसोम जिसकी तीन पहचान, सेंट्रोमियर उसके मिडिल में हो या सेंटर में हो, बात एक ही है। जिसके आर्म क्या हो, बराबर हो, और जिसका शेप कैसा हो, वी शेप हो, उसी को कहते हैं क्या, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। बात खत्म। फिर देखो होता क्या है, सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में नहीं है, थोड़ा सा दूर हो गई। इधर देखो, जैसे यहां है तो ये सेंटर में है, लेकिन अगर इस जगह पहुंच गई तो इसको कहोगे क्या, ये ध्यान से देना, जल्दी करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको कहोगे सेंटर से थोड़ा सा दूर है, या ये भी तो कहो कि किनारे के पास है। तो अगर किनारे के पास कह दोगे तो गलत हो जाएगा। क्लोज टू इंड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, अवे फ्रॉम सेंटर या अवे फ्रॉम मिडिल। तो बीच से थोड़ा सा दूर है, स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर या मिडिल। तो जब दूर हो जाएगा तो एक क्या हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी, शॉर्ट आर्म का दूसरा नाम और लॉन्ग आर्म का दूसरा नाम क्यू आर्म। तो ऐसा कौन सा क्रोमोसोम है जिसमें शॉर्ट और आर्म या पी और क्यू होगा, तो आंसर क्या दोगे, सबमेट। तो सब मेटासेंट्रिक की पहचान, तो सब मेटासेंट्रिक की पहचान है सेंट्रोमियर सेंटर में नहीं, अवे फ्रॉम सेंटर। तो एक शॉर्ट आर्म और एक लॉन्ग आर्म। शॉर्ट आर्म का नाम पी और लॉन्ग का क्यू। फुल फॉर्म, फुल फॉर्म भी तो कुछ होगा, नहीं होगा, बताओ। तो देखो क्या फुल फॉर्म, पी का फुल फॉर्म है पेटिट, क्या है, पेटिट। और क्यू का कोई फुल फॉर्म नहीं है, क्यों, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। पेटिट शब्द का मतलब होता है छोटा, तो छोटे के लिए क्या ले लिया गया, पेटिट। उससे शॉर्ट फॉर्म में क्या बना दिया, पी। तो लॉन्ग के लिए अपने आप क्या रख दिया गया, क्यू। तो क्यू का कोई फुल फॉर्म नहीं है, फुल फॉर्म किसका है, पी का है। अच्छा, जब ये चलेगा तो ऐसे बनेगा, ऐसे तो बनेगा। कौन सा शेप हो जाएगा, कौन सा शेप हो जाएगा, एल शेप। तो तीन पहचान बताओ कौन कौन सी, सेंट्रोमियर मिडिल में, अवे फ्रॉम मिडिल या अवे फ्रॉम सेंटर। तो वन शॉर्ट आर्म और वन लॉन्ग आर्म। शेप कैसा, एल शेप, और शॉर्ट आर्म को पी और लॉन्ग आर्म को क्यू। फिर देखो तीसरी स्थिति ये हुई कि यहां होना चाहिए था यहां, और अब बहुत करीब चला गया यहां। तो बताओ मिडिल के पास है कि किनारे के पास है, तो कहोगे क्लोज टू इंड। अब जब क्लोज टू इंड तो एक बहुत छोटी हो जाएगी, एक बहुत बड़ी, वन एक्सट्रीमली शॉर्ट और वन वेरी लॉन्ग। तो अगर ये लिखा मिल जाए तो आप समझ लेना क्या है, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक की पहचान, एक्रोसेंट्रिक की पहचान सेंट्रोमियर क्लोज टू मिडिल है, क्लोज टू इट्स इंड। एक क्वेश्चन। दूसरा, तो बहुत शॉर्ट और बहुत लॉन्ग। शेप कैसा होगा, तो शेप इसका बन जाता है कैसा,
जे शेप। इसी को और छोटा कर देते हैं, ऐसे बनेगा, ये बनेगा। तो ये कौन सा शेप हो जाएगा? जे शेप हो जाएगा। तो पहले कैसा था, फिर कैसा हो गया, और फिर कैसा? जे शेप। अब देखो सेंट्रोमियर बिल्कुल किनारे ही चला गया, और किनारे को टीलोमर कहते हैं, किनारे को ही क्या कहते हैं? टीलोमर। तो अगर किनारे पर चला गया तो नाम क्या रख दोगे? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और सेंट्रोमियर एट इंड, अब ध्यान से सुनना, सेंट्रोमियर इंड पर है कि क्लोज टू इंड है? इंड पर है तो, और क्लोज टू इंड है तो, और टुवर्ड अवे फ्रॉम मिडिल, और मिडिल। 4 क्वेश्चन। इंड पर है तो, इंड पर है तो, और क्लोज टू इंड, और अवे फ्रॉम मिडिल, और मिडिल। एल शेप, एल शेप, और वी शेप, और जे शेप, और आई शेप। पी और क्यू किसमें है? पी और क्यू किसमें है? अगर सब मेटासेंट्रिक ना मिले तो क्या लगा सकते हो? क्योंकि यहां भी तो छोटी और बड़ी है, तो छोटी और बड़ी आर्म बताओ किसमें किसमें मिलेंगी? सब मेटासेंट्रिक और एक बराबर की आर्म किसमें मिलेंगी? किसमें? मेटा। बस इतने सारे क्वेश्चन है, देखो। क्रोमोसोम कब दिखाई पड़ेगा बेटा? कब दिखाई पड़ेगा? डिवाइडिंग। एवरी क्रोमोसोम में क्या होगा? या इसका दूसरा नाम, और उसके साइड में क्या मिलेगा? नाम क्या? और सेंट्रोमियर की जिम्मेदारी है होल्ड करना, क्या? एट द क्रोमोसोम या ऑफ द क्रोमोसोम। किस आधार पर? किस आधार पर? पोजीशन के आधार पर। क्रोमोसोम कैसे हैं? 4 टाइप। कौन से? सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलो। देखो यहां देखो, ये कौन सा? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये कौन सा? सेकेंडरी। तो ये क्या हो जाएगा? सैटेलाइट। अब ये सारा टर्म, और ये क्या हो जाएगा? यहां जितनी बार मन हो उतनी बार वेरी लिख के क्या लिख लो। हर दूसरे साल एक सवाल एग्जाम में आ रहा है, आना ही आना है। इस साल नहीं आया है, पिछले साल आया था, वो घुमा फिरा करके आ ही जाता है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? बस खत्म। सब मेटासेंट्रिक क्या लिखा है? फिर क्या हो जाएगा? 60 आर्म। और 60 आर्म को क्या कहते हैं? और लॉन्ग आर्म को कब आया है? नीट 2019 में, एनसीईआरटी में दिया नहीं है। फिर देखो एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर कहाँ है? तो एक क्या हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी? और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या है? टर्मिनल सेंट्रोमियर या एट इंड कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एट इंड। जरा शेप बता दो। शेप मेटासेंट्रिक वी, सब मेटासेंट्रिक एल, एक्रो जे, टीलो आई। सम टाइम कुछ क्रोमोसोम, यहाँ क्या लिखा है? जानते एग्जामिनर क्या कर देगा? यहाँ कर देगा आल क्रोमोसोम। सही है? आल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ क्या है? फ्यू क्रोमोसोम। यहाँ क्या है? फ्यू क्रोमोसोम। क्या पाया जाएगा? टिक कर लो। अगर ये नॉन स्टेनिंग है तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कैसा? नॉन स्टेनिंग। लोकेशन कैसी है? इससे क्या बनेगा? स्मॉल फ्रेगमेंट बनेगा। कहोगे क्या? और ऐसे क्रोमोसोम का कहते क्या है? सेट क्रोमोसोम।
यहाँ हमने दो स्पेशल क्रोमोसोम के बारे में लिख रखा है। एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन क्वेश्चन आए हैं, इस नाते आपको पढ़ना है। दो क्रोमोसोम विशेष हैं, जो यही लिखा है इसी से पढ़ लेंगे। जैसे पहला सवाल ये है, इसको टिक कर लो। नाम क्या है? लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। इस लैम्प ब्रश क्रोमोसोम के बारे में ये सवाल आया है। ये क्या है? ये क्या है तो कहोगे डिप्लोटीन बाईवैलेंट क्रोमोसोम। अभी रटेंगे क्यों, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस होता है। डिप्लोटीन फेज पर जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम होता है, डिप्लोटीन स्टेज किसके बनने में? oocyte बनने में। किसमें? एम्फीबिया, जैसे फ्रॉग और सैलमेंडर। और फ्रॉग और सैलमेंडर में क्या पाया जाएगा? यॉर्क। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कौन सा क्रोमोसोम है जो यॉर्क फॉर्मेशन से जुड़ा है? तो यॉर्क फॉर्मेशन से कौन जुड़ा है? लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। या लैम्प ब्रश किसमें पाया जाता है? एम्फीबिया। एम्फीबिया में कहाँ? oocyte। किस फेज में? डिप्लोटीन फेज में। किसने खोजा था? कैसे खोजा था? एज ए जियांट, या इसी के नीचे लिख दीजिए लार्जेस्ट क्रोमोसोम। लार्जेस्ट क्रोमोसोम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है, तो आंसर क्या देंगे? लैम्प ब्रश। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, इस नाते उतना याद रखेंगे जितना जरूरी है। इसकी पहचान सुनो क्या है। इसमें पाए जाते हैं लेटरल लूप अराउंड द एक्सिस ऑफ डीएनए। बात खत्म। जरा बताओ लैम्प ब्रश में क्या क्या बताओगे? तो कहोगे डिप्लोटीन बाईवैलेंट क्रोमोसोम। कहाँ मिलता है? डिप्लोटीन स्टेज। किस सेल में? oocyte। किस एनिमल? एम्फीबिया, जैसे फ्रॉग और सैलमेंडर। बात खत्म। दूसरा सवाल, किस में इन्वॉल्व है? यॉर्क फॉर्मेशन। किसने खोजा? फ्लेमिंग ने। कैसे? जियांट क्रोमोसोम या लार्ज क्रोमोसोम या लार्जेस्ट क्रोमोसोम कह सकते हो। और पहचान क्या है? लेटरल लूप पाया जाता। बात खत्म। अब आ जाओ पॉलीटीन क्रोमोसोम। कौन सा? पॉलीटीन क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम को किसने खोजा? क्या नाम है? बालबियानी। और इसी नाते इस क्रोमोसोम में क्या पाई जाती हैं? तो कहोगे बालबियानी रिंग या बालबियानी पफ। पहचान लेना, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, बालबियानी रिंग या बालबियानी पफ किस क्रोमोसोम में पाया जाता है? तो आंसर क्या देंगे? पॉलीटीन। एक क्वेश्चन। दूसरा, ये मिला कहाँ? पॉलीटीन क्रोमोसोम फाउंड इन सेलेवरी ग्लैंड। किसके? लार्वा। किसके? इंसेक्ट। आया हुआ सवाल है, आया हुआ सवाल है किसमें? 2018 में। बालबियानी रिंग वो जगह है जहां क्या बनेगी? आरएनए और प्रोटीन बनेगी। तो फिर क्वेश्चन याद रखेंगे। पॉलीटीन क्रोमोसोम को किसने खोजा? बालबियानी। इसी नाते उस क्रोमोसोम में एक स्ट्रक्चर, उसका नाम बालबियानी रिंग या बालबियानी पफ। दूसरा सवाल, कहाँ मिलेगा? सेलेवरी ग्लैंड। किसके? लार्वा। कौन? इंसेक्ट। बात खत्म। ठीक है, क्या बनाएगा? तो भाई देखो क्रोमोसोम है ना, तो डीएनए होगा, और डीएनए होगा तो क्या बनाएगा? आरएनए। और आरएनए के बाद क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। इसमें कोई खास बात नहीं। तो ये इतना एनसीईआरटी के बाहर का कंटेंट है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन सवाल एग्जाम में आए हैं। अब हम लोग लास्ट हेडिंग पढ़ेंगे, क्या? माइक्रोबॉडीज। नाम ही है माइक्रोबॉडीज और हेडिंग भी बहुत छोटी है। एनसीईआरटी वाले तो इतना जल्दी में थे कि केवल एक लाइन लिखें, केवल एक लाइन। लेकिन एक लाइन से काम चलेगा नहीं, हम लोग 2-3 लाइन एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। तो पहले पढ़ लेते फिर आप लिखिएगा। हेडिंग डाले माइक्रोबॉडीज।
हेडिंग माइक्रो बॉडीज। केवल 4 क्वेश्चन, देखो अभी लिखना नहीं, केवल पहले समझ लो फिर लिख लेना। पहला सवाल यह है कि माइक्रो बॉडीज हैं क्या। तो जो एनसीईआरटी में लिखा वही याद रखोगे। एनसीईआरटी में लिखा है मेनी माइन्यूट मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल। मेनी माइन्यूट मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल। रुक जाइए, यहीं पर 2 सवाल हैं। पहला सवाल है माइन्यूट है, तभी इसका नाम। कितना माइन्यूट है आप सोचो, जिस स्ट्रक्चर का नाम उसके साइज पर पड़ा हो तो उसका साइज महत्वपूर्ण है। कितना साइज होता है, तो देखो इसका साइज होता है 0.5 से 1.3 माइक्रोमीटर। एक क्वेश्चन, अभी लिखो नहीं, लिख लेना, लिखने का टाइम देंगे। फिर कह रहा है मेम्ब्रेन बाउंडेड, तो कितनी मेम्ब्रेन होती हैं, तो कहोगे सिंगल मेम्ब्रेन होती है। दूसरा सवाल, फिर सवाल यह है कि कहां पाई जाती हैं, तो कहोगे प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल। तीसरा सवाल है ये वेस्किल कहां से एराइज हुए हैं, बने कहां से हैं, तो याद रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां से बनती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है। 2 क्वेश्चन और, कितने इसमें क्या होता है और ये कितने प्रकार की हैं, तो ध्यान सुनना। हैव सेवरल एंजाइम। कोई बताएगा माइक्रोबॉडीज में कौन सा एंजाइम होता है, तो देखो यहां एंजाइम होता है पर ऑक्सीडेज, यहां एंजाइम होता है कैटालेज। इस एंजाइम का नाम सुने हो, बहुत देर ने इसी साल एग्जाम में आया था, ये ऑप्शन में था। किसी क्वेश्चन याद है, इसी साल वाले पेपर में एक क्वेश्चन था, उसमें ये ऑप्शन था और यही सही भी था। अरे अब तो याद होगा, नहीं दिए थे पेपर, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूछा था उस एंजाइम का नाम बताओ जिसमें हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करता है, और यही आंसर था उसमें, क्या, कैटालेज। तो ये पराक्सीडेज कैटालेज एंजाइम कहाँ पाए जाएंगे, तो कहोगे माइक्रोबॉडीज। कि अगर हम माइक्रोबॉडीज की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है पर ऑक्सीसोम और एक होती है ग्लाइऑक्सीसोम। बस अंतर समझ लो, जो पर ऑक्सीसोम है ये दोनों में पाया जाएगा, चाहे क्या हो प्लांट और चाहे क्या हो एनिमल, जबकि ये किसमें है, ओनली इन प्लांट। इतना लिखो पहले। पढ़े बेटा सिद्धार्थ।
अगर हम लोग पर ऑक्सीसोम की बात करें तो पर ऑक्सीसोम में जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्लांट में स्पेशली एक होता है प्लांट कौन सा, C3 प्लांट, और उसमें एक इवेंट होता है जिसको कहते हैं फोटोफास्फोराइलेशन, याद है? और C4 में नहीं होता है। इसी से मिलता जुलता शब्द है। अच्छा इसको हटाए ना, अच्छा चलो कट गया कोई बात नहीं। फोटोफास्फोराइलेशन लिखोगे हो जाएगा गलत। क्या है? फोटो अच्छा इसको कौन सी साइकिल कहते हो? नहीं, C3 नहीं कहते हो, इसको कहते हैं C2 साइकिल। कौन सी साइकिल? C2 साइकिल। या इसका दूसरा नाम बता दो बस, बताओ भाई। नहीं केल्विन ना कहो भाई, इतना गड़बड़ ना करो यार। इसको ग्लाइकोलेट पाथवे कहते हैं, तो ध्यान से सुनना। पर ऑक्सीसोम पौधों में किसमें? C3 प्लांट के फोटो रेस्पायरेशन या C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट पाथवे में इन्वॉल्व है। कैसे? तो तीन होते हैं। सबसे पहले काम आता है अरे ये चलता नहीं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद पर ऑक्सीसोम और फिर माइटो। ये तीनों किसमें इन्वॉल्व होते हैं? तो ग्लाइकोलेट पाथवे में मेन कौन है? परऑक्सीसोम। इसी तरीके से ग्लाइऑक्सीसोम प्लांट में घटना होती है जिसका नाम बीटा बीटा ऑक्सीडेशन होता है किसका? फैट का। और इसको कहते हैं ग्लाइऑक्सीलेट पाथवे। बस दो क्वेश्चन याद रखना है। इसमें इसमें अंतर दिख रहा है। यहां क्या लिखा है और यहां क्या लिखा है? तो परऑक्सीसोम किसमें इन्वॉल्व है और ग्लाइऑक्सीसोम किसमें इन्वॉल्व है? ये वास्तव में क्या है? बीटा ऑक्सीडेशन किसका? फैट का। तो फैट के बीटा ऑक्सीडेशन में कौन सा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है? तो आंसर क्या देंगे? ग्लाइऑक्सीसोम। और ग्लाइकोलेट पाथवे में कौन इन्वॉल्व है? तो आंसर क्या देंगे? परऑक्सीसोम। इसमें लेकिन तीन लोग हैं, पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर परऑक्सीसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब एनसीईआरटी में लिखा नहीं लेकिन आपके काम का है। ये साइकिल क्या है, ये कैसे चलती है, ये हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। बनाओ।
देखो मेनी क्या लिखा है, मेम्ब्रेन बाउंडेड और माइन्यूट विस्किल। साइज कितना बताया बेटा जरा बताओ। 0.5 से 1.3। इसमें क्या पाए जाएंगे, एंजाइम। कौन सा, कैटालेज और परऑक्सीडेज। किसमें पाए जाएंगे, प्लांट और एनिमल। परऑक्सीसोम ग्लाइऑक्सीसोम ये दोनों क्या हैं, मैं एनसीईआरटी में केवल इतना ही लिखा है, बस खत्म। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा है। इन प्लांट सेल परऑक्सीसोम कहाँ मिलेगा, किसमें, और क्या करवाएगा, फोटो रेस्पिरेशन। इसमें दो लोग और इन्वॉल्व हैं, कौन, ठीक है। और नोट में हमने लिख दिया एस्फेरोसोम, या ये क्या है, प्लांट लाइसोसोम। ठीक, देखो इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट। अब हम आपका क्वेश्चन समझ ले क्या है। यहां से लेकर के ये देखिए एनसीईआरटी, यहां लिखा है एनसीईआरटी बेस्ड स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप यही लगाओगे, ठीक है। हेडिंग पढ़ेंगे, हेडिंग के सवाल लगाएंगे। ठीक, जैसे आपने सेल थ्योरी हेडिंग पढ़ी, आप सेल थ्योरी के सवाल लगा डाले। फिर आपने ओवरव्यू पढ़ा तो आप ओवरव्यू के सवाल लगा डालिए। ठीक है, तो ये तो एनसीईआरटी बेस्ड स्टेटमेंट टाइप, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर लगाना है। फिर देखो क्या है, ये क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे एनसीईआरटी वाले, ये कितने हैं, 130 क्वेश्चन तो यही हो गए। उसके बाद आपको एसर्शन रीजन मिलेगा। अब आप सारे एसर्शन रीजन एक साथ लगाइएगा। तो कल एसर्शन और रीजन की अगर हम बात करें तो एसर्शन और रीजन अब आप लगाएंगे तो पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे, उसके बाद एसर्शन रीजन लगाओगे एक साथ। कितने दिए हैं, तो लगभग काफी दिए हैं। ठीक है, 34 दिए हैं, सारे एक साथ लगा डालिएगा। उसके बाद मैचिंग, क्योंकि बहुत सारा सवाल मैचिंग का आता है, तो मैचिंग वाले सवाल लगाइएगा। तो आज आप पहले चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा कंप्लीट, उसके बाद क्वेश्चन लगाइएगा। फिर उसके बाद देखो मैचिंग चल रहा है। आखिरी में क्या दिए हैं, डायग्राम। तो डायग्राम जितने एनसीईआरटी के हैं उन पर जो सवाल बन सकते हैं कुछ, वो मैंने बना दिए हैं। सारे तो नहीं, लेकिन डायग्राम सब मिल जाएंगे आपको यहाँ, ये लगा डालिएगा। फिर क्या लिखा है, एग्जाम्पलर सवाल। एग्जाम्पलर जो छोटी सी बुक नहीं आती है उसके क्वेश्चन दिए हैं, और इसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभार होता क्या है, एज सच क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाता है, एज सच, तो इनको आप लगा लेंगे। और सबसे आखिरी में आपको क्या मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये लास्ट सबसे आखिरी तक कहाँ है, ये देखिए नीट 2025 तक अपडेटेड है। तो आपका होमवर्क 2 दिन का है, आज और कल। आज आप सारे लेक्चर फिर से देख डालोगे, पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज कर डालोगे, कल सारे क्वेश्चन लगा के आओगे। परसों जो डाउट होगा, जो फंसेगा, वो आप बताएगा। अगला दिन कौन सा, आज कौन सा दिन है बेटा, आज वेडनेसडे है ना, तो फ्राइडे को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फ्राइडे को बायोमॉलिक्यूल, उसी दिन आपको नई बुकलेट मिल जाएगी। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है या शुरू के 2-3 पन्ने हैं, वो एक बार रफली एनसीईआरटी से पढ़ के आइएगा। ठीक है, किसी कोई डाउट होगा तो बताएगा। हम लोग कब मिलेंगे, फ्राइडे, टाइम पे आना। जरा ओपन कर लो एनसीईआरटी, देख लो 5 मिनट। हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे उस दिन बेटा, यहां तक हो गया था ना, इस जगह तक पढ़ लिया था। चलो इतना पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स या में क्या मिलेगा, न्यूक्लियोलस और क्या, न्यूक्लियोलाई क्या है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है।
कम से कम एग्जाम तक 10 राउंड एनसीईआरटी पढ़ ही डालना है। यहाँ लाइन टू लाइन सब याद होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, अभी एक बार पढ़ो, घर जा करके फिर एक बार पढ़ो, 4 दिन बाद फिर एक बार पढ़ो, पढ़ते रहो इसको। कैसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये लाइन टिक कर लो, कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस कंटिन्यूअस विद रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। क्यों, नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, इट इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये लाइन नीट में आ चुकी है, टिक कर लो। अगर लार्ज और न्यूमरस क्या मिल जाएं, न्यूक्लियोलाई मिल जाएं, तो आप क्या बताओगे, तो इसका मतलब सेल क्या कर रही है, क्या कर रही है। इसके आगे नीट लिख लीजिए, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। और देखो, कह रहा यू में रिकॉल क्या, कि जो इंटरफेज न्यूक्लियस है उसमें क्या मिलेगा, लूज और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क। किसका, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, कहते क्या हो, क्रोमैटिन। लेकिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका नाम, किसकी जगह, क्रोमैटिन में क्या मिलेगा, डीएनए और क्या, बेसिक प्रोटीन, कौन सी, हिस्टोन, और कौन सी, और क्या, आरएनए। एक सिंगल ह्यूमन सेल में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए है, जो कितने क्रोमोसोम में है, 46। कह रहा बाकी कहाँ पढ़ोगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे। एवरी क्रोमोसोम में क्या है, अच्छा क्रोमोसोम कब दिखाई पड़ेगा, एवरी क्रोमोसोम में क्या है, क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या इसको क्या कहते हो, सेंट्रोमियर। और उसके साइड में क्या है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर, कहते क्या हो, काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर होल्ड करता है किसने, 2 क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम। बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम कितने प्रकार के, 4। पहला कौन सा, मेटासेंट्रिक में क्या होगा, मिडिल सेंट्रोमियर क्या होगा, 2 इक्वल आर्म। और सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल। तो रिजल्ट क्या होगा, वो एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। लेकिन अगर एक्रो होगा तो सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू, इसमें ये शब्द बहुत काम का है, क्लोज टू एंड। क्लोज हटाओगे गलत हो जाएगा, तो एक बहुत छोटी हो जाएगी और एक बहुत बड़ी। और जबकि टीलोसेंट्रिक में क्या है, टर्मिनल सेंट्रोमियर है। एनसीईआरटी ने तो बहुत कम में काम चलाया है। सम टाइम, यहां क्या लिखा है, यहां क्या कर देगा, आल कर देगा, सही रहेगा, गलत हो जाएगा। ये क्या लिखा है, ये नॉन हटा देगा, फिर गलत हो जाएगा। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, कौन सी लोकेशन, इससे क्या आएगा, फ्रेगमेंट। नाम क्या, अब देखो माइक्रो बॉडीज में क्या लिखा है, एक लाइन केवल, मेनी मेम्ब्रेन बाउंडेड माइन्यूट वेसिकल। क्या नाम है, माइक्रो बॉडी। इसमें क्या मिलेंगे, एंजाइम मिलेंगे, किसमें मिलेंगे, प्लांट और एनिमल। एक काम करेंगे, होमवर्क आज पहले घर जाएंगे, समरी पढ़ेंगे, समरी भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर पर बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट करेंगे। होमवर्क क्लियर हो गया है, सारा चैप्टर रिवाइज करना है, सारे क्वेश्चन लगाना है और अगले दिन लगा के आना है, ठीक है। अगले लेक्चर पर हम लोग बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है।